शेयर मार्केट में लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स होते क्या हैं और इन दोनों इंडिकेटर्स में अंतर क्या है। आधे से ज्यादा नए ट्रेडर्स को तो ये नॉलेज नहीं होती कि हमें किस तरीके की मार्केट में हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए। MACD, RSI, स्टोकेस्टिक, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सब इंडिकेटर्स की अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी है। इनमें से कुछ इंडिकेटर्स ट्रेंडिंग मार्केट के लिए सुटेबल होती है, तो फिर वही कुछ साइडवेज मार्केट के लिए एप्लीकेबल होती है। और इसी की नॉलेज हमें नहीं होने की वजह से मार्केट में हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट मार्केट्स के लिए डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। किसी भी इंडिकेटर्स को कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। सो प्लीज एंड तक जरूर बने रहिएगा। आई एम श्योर आप कुछ आज नया सीख के जाने वाले हो। सबसे पहले जान लेते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर्स होते क्या हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स जिसे ऑसिलेटर इंडिकेटर भी बोला जाता है, यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में फ्लक्चुएट होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज में फ्लक्चुएट करने वाले इंडिकेटर्स को ही ऑसिलेटर इंडिकेटर्स कहा जाता है। जैसे कि RSI हो गया, स्टोकेस्टिक, विलियम परसेंटेज R, जिनमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स का कंफर्मेशन मिलता है, जो सिर्फ साइडवेज मार्केट के लिए ही बेस्ट होती है। लीडिंग इंडिकेटर्स को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये प्राइस मूवमेंट को लीड करते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स में प्राइस के साथ साथ कुछ प्रेडिक्टिव क्वालिटीज भी होती है, जो हमें ये बताती है कि समय के साथ साथ प्राइस में किस तरीके के बदलाव आ सकते हैं। ये इंडिकेटर्स मार्केट के मूड, एंथुसियाज्म और इमोशन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक रेंज में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जैसे लेवल के बीच में फ्लक्चुएट करने वाले ये इंडिकेटर्स बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स, यानी कि अर्ली एग्जिट और अर्ली एंट्री सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। एंड अगेन ये इंडिकेटर सिर्फ साइडवेज मार्केट के लिए ही सुटेबल होती है। दूसरा है लैगिंग इंडिकेटर्स। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जैसे कि MACD, मूविंग एवरेज, जिनमें मार्केट की प्रेडिक्टिव क्वालिटीज कम होती है एज कम्पेयर टू लीडिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स ट्रेडर को ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए अलाउ करता है, ट्रेंडिंग मार्केट में लंबे समय तक और बड़े मूव्स में बने रहने के लिए, फिर चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि कंसोलिडेटिंग मार्केट यानी कि साइडवेज मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट के इंडिकेटर्स को यूज नहीं किया जा सकता। वैसे ही सेम ट्रेंडिंग मार्केट में साइडवेज मार्केट के इंडिकेटर्स को यूज नहीं कर सकते। सभी इंडिकेटर्स को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे कॉमन वर्ड जो मार्केट में हर जगह यूज होता है, मोमेंटम, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम मार्केट की स्ट्रेंथ और सस्टेनेबिलिटी दिखाती है, मतलब कि मार्केट के ऑनगोइंग ट्रेंड में कितनी ताकत है उसके पिछले ट्रेंड के मुकाबले, जिससे वो अपनी ऑनगोइंग ट्रेंड को कंटिन्यू लंबे समय तक रख सके। सिंपल वर्ड में एक ट्रेंड के वेलोसिटी को ही मोमेंटम कहा जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू है तो उस मार्केट के अप ट्रेंड में कितनी ताकत है कि वो लंबे समय तक अप ट्रेंड को ही होल्ड करके रखे, यही मार्केट की मोमेंटम कहलाती है, जिसे जनरली प्राइस और वॉल्यूम की मदद से मेजर किया जाता है। और इसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर्स के यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स की, RSI इंडिकेटर की। जनरली लीडिंग इंडिकेटर्स चाहे वो RSI हो या फिर स्टोकेस्टिक, अगर वो 70 से 30 के रेंज में फ्लक्चुएट हो रही हो तो वो ट्रेडर के लिए एक सेफ जोन माना जाता है। RSI का यूज एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने के लिए भी किया जाता है। RSI के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला टाइम फ्रेम है 14 डेज RSI, लेकिन कुछ एनालिसिस 7 डे, 9 डे या फिर 5 डे RSI का यूज भी करते हैं। RSI जैसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट के सिग्नल्स ट्रेडर द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, और RSI को डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक पिकिंग के लिए एक बेस्ट टूल भी माना जाता है। RSI जनरली 4 तरह के ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करता है, जिसमें डाइवर्जेंस, RSI लेवल, चार्टिंग पैटर्न और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है। डाइवर्जेंस जनरली 2 तरीके के होते हैं, एक बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरा बियरिश डाइवर्जेंस। RSI में बुलिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब प्राइस कंटिन्यू फॉल हो रही हो और अपनी न्यू लोअर टॉप बनाती हुई फॉल हो रही हो, लेकिन एट द सेम टाइम RSI इंडिकेटर्स अपने न्यू हायर हाई बनाते हुए कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही हो। ऐसी सिचुएशन में बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। सेकंड, बियरिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब प्राइस कंटिन्यूअसली न्यू हायर हाइज बनाते हुए आगे बढ़ रही हो, लेकिन RSI अपनी पिछली रैली के मुकाबले लोअर टॉप बनाती हुई आगे बढ़ रही हो। ऐसी सिचुएशन को बियरिश डाइवर्जेंस कहा जाता है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन, RSI अगर 70 पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करती है तो वो एक ओवरबॉट जोन कहा जाता है, और 30 पॉइंट्स के नीचे ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। जनरली अगर RSI 25 पॉइंट से राइज होकर 30 पॉइंट के लोअर बॉन्ड को क्रॉस करती है तो इसे बुलिश साइन माना जाता है। वहीं अगर RSI अपनी पीक 80-90 के एक्सट्रीम लेवल पर ट्रेड कर रही हो और वहां से 70 पॉइंट के अपर बैंड को ब्रेक डाउन देती है तो ये एक बेरिश साइन माना जाता है।
लीडिंग इंडिकेटर्स में सेकंड नंबर में है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। दो लाइन को मिलाकर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर बनता है, जिसमें एक फास्टर लाइन होती है और एक स्लोअर लाइन, जिसे मार्केट की भाषा में परसेंटेज के और परसेंटेज डी लाइन बोला जाता है। जिसमें परसेंटेज के फास्टर लाइन होती है तो फिर वही परसेंटेज डी स्लोअर लाइन होती है। एंड अगेन इनकी भी वैल्यू 0 से 100 के बीच में ही मेजर की जाती है। 80% के ऊपर ओवरबॉट और 20% के नीचे ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन है बाइंग सिग्नल्स तब जनरेट होते हैं जब दोनों लाइन ओवरसोल्ड की टेरिटरी में हो, यानी कि 20% के नीचे, और फास्टर लाइन नीचे से स्लोअर लाइन को क्रॉस करते हुए तेजी से आगे बढ़े। वैसे ही सेम सेलिंग सिग्नल्स तब जनरेट होते हैं जब दोनों लाइन ओवरबॉट की टेरिटरी में हो, यानी कि 80% के ऊपर, और इसमें भी फास्टर लाइन स्लोअर लाइन को ही क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ ट्रेड करे। लीडिंग इंडिकेटर्स के बाद अब लैगिंग इंडिकेटर्स को समझ लेते हैं कि इनको कैसे प्लॉट किया जाता है और इनको कैसे एनालाइज किया जाता है। लैगिंग इंडिकेटर्स बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करते हैं और इस तरीके की इंडिकेटर्स में मार्केट के मूड और इमोशन को प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे कि मूविंग एवरेज, जिसमें भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लैगिंग इंडिकेटर्स में सबसे बेसिक होता है मूविंग एवरेज, जो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टॉक प्राइस का एवरेज वैल्यू दिखाता है। मूविंग एवरेज पूरी तरीके से प्राइस को फॉलो करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए पॉसिबल एरिया को मूविंग एवरेज की मदद से फाइंड किया जाता है, जिसमें दो तरीके के फेमस इंडिकेटर हैं। पहला सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इन दोनों में जनरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेटर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स है सिंपल मूविंग एवरेज के मुकाबले। मूविंग एवरेज को एनालिसिस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है। शॉर्ट टर्म एवरेज के लिए जनरली 12 डेज या फिर 26 डेज का एवरेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है ट्रेडर्स के बीच में। वहीं पर ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए 20 डेज का एवरेज या फिर 50 डेज का एवरेज भी इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी लॉन्ग टर्म एवरेज के लिए 100 डेज या फिर 200 डेज का EMA यूज किया जाता है। लैगिंग इंडिकेटर्स में दूसरा इंडिकेटर है MACD। MACD को एनालिसिस करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला मूविंग एवरेज लाइन, जिसको हमने ऑलरेडी पहले ही समझ लिया है, और सेकंड होता है हिस्टोग्राम। MACD में भी दो लाइनें होती है, एक MACD लाइन और दूसरा सिग्नल लाइन, जिसे 9 डेज ऑफ EMA लाइन भी बोला जाता है। जिसमें अगर MACD लाइन की वैल्यू अगर 0 लाइन से बड़ी है तो फिर इसका मतलब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले ज्यादा है और ये अप ट्रेंड के लिए सिग्नल क्रिएट करता है। ऐसे ही सेम MACD अगर 0 लाइन के नीचे ट्रेड कर रही हो तो ये डाउन ट्रेंड को सिग्नल करती है। अब बात कर लेते हैं MACD के हिस्टोग्राम को एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है। अगर MACD लाइन की वैल्यू 9 डेज EMA लाइन से ज्यादा होती है तो MACD हिस्टोग्राम पॉजिटिव रिएक्ट देता है, यानी कि डार्क ग्रीन कैंडल्स में इनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हिस्टोग्राम का रंग डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन में बदलने लगता है तो फिर यहाँ से ये इंडिकेशन मिलती है कि ट्रेंड में बायर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है कंटिन्यू। सेकंड, अगर MACD की वैल्यू 0 लाइन से कम होती है तो यहाँ हिस्टोग्राम नेगेटिव रिएक्ट करता है और हिस्टोग्राम डार्क रेड कलर में बनती है 0 लाइन के नीचे, जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। लेकिन जैसे ही हिस्टोग्राम का रंग डार्क रेड से लाइट रेड में बदलना शुरू होता है, उसका मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड्स में सेलर्स की स्ट्रेंथ कंटिन्यू कम होती जा रही है। MACD में डाइवर्जेंस कैसे काम करती है और डाइवर्जेंस आखिरकार होती क्या है? तो देखो, अगर प्राइस और मोमेंटम दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही हो, यानी कि अगर प्राइस और मोमेंटम दोनों की दिशा एक दूसरे से अलग हो, तो ऐसे सिचुएशन को डाइवर्जेंस कहा जाता है। MACD में भी जनरली दो ही तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, एक बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरा बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस, जिसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बोला जाता है, ये तब बनती है जब मोमेंटम इंडिकेटर अप साइड पर हो लेकिन एट द सेम टाइम प्राइस डिक्रीज हो रही हो। वही नेगेटिव डाइवर्जेंस यानी कि बेयरिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब मोमेंटम इंडिकेटर डिक्रीज हो रही हो और प्राइस इंक्रीज हो रही हो। हम सिर्फ इंडिकेटर को एज अ कंफर्मेशन के लिए ही यूज करते हैं। एंड इम्पोर्टेंटली, जब भी अगर ट्रेड प्लान करनी हो या फिर एनालिसिस करनी हो तो हमेशा कम से कम दो इंडिकेटर का यूज तो जरूर करें। प्राइस और वॉल्यूम के साथ एक लैगिंग और एक लीडिंग इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें और इन सबको एनालिसिस करने के बाद जब कंफर्मेशन मिले तभी ट्रेड प्लान करनी चाहिए।